जो हम बरगी डैम पर आज ये वीडियो बना रहे हैं उसे सुनकर मध्य प्रदेश की सरकार को चुभन होगी। उन्हें एक तरीके से इस वीडियो को हटाने की मांग भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको बताते हैं, जब लाशें नदी उगल रही थी उन लाशों को घर तक ले जाने के लिए फ्लाइट के जरिए पायलट से दरख्वास्त करनी पड़ी कि माई बाप इन लाशों को ले जाने दीजिए। पायलट ने क्या कहा कि लाशों से भयंकर बदबू आ रही है, हम लाशों को नहीं ले जा सकते हैं। परिवार वाले भीख मांगते हैं, स्प्रे छिड़का जाता है और सुगंधित लाशों को ले जाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाली इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से पूरे घेरे में मध्य प्रदेश की सरकार आती है वो भी जानिए। ये जो बोट है, ये बोट कोई प्राइवेट बोट नहीं है, बल्कि एक सरकारी कंपनी और खास तौर पर सरकारी विभाग इस बोट का मेंटेनेंस रख रखाव करता था। जानिएगा आप इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार एनजीटी कोर्ट में हलफनामा दायर होता है कि अब डीजल की बोट को पानी पीने वाली, जो डैम के आसपास जो तालाब बनते हैं वो पीने लायक पानी होता है, उस पर किस तरीके से अब डीजल बोट चलाते हैं, इसे लेकर बहस करने उतर चुकी थी मध्य प्रदेश की सरकार। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। और इस बोट की एक और खासियत है, जब इस बोट को खरीदा गया, और खास तौर पे इस तरह की जो बोट्स होती हैं इन्हें कहा जाता है कि कभी डूब नहीं सकती हैं। क्यों नहीं डूब सकती, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन बावजूद इसके ये नाव किस तरीके से डूब जाती है, खुद ड्राइवर ने कहा कि इंजन रूम में पानी भर गया था। मतलब शायद जो बोट के अंदर छेद था और उस छेद की वजह से ये जो नाव 100 मीटर दूर, जो किनारा था उसे महज 100 मीटर दूर वो नाव डूब जाती है। और किस तरीके से, बिल्कुल एक ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे इस बोट के अंदर जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो लोग आखिरी पलों में कहां जाकर छिपे थे और बोट के किस हिस्से से सबसे ज्यादा लाशें बरामद हुई हैं, उसके बारे में बिल्कुल एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आप जिस तरह से ये जो बोट है इस नदी के अंदर डूब रही है, अब आपने ये बोट देखी नदी में डूबते हुए, अब इसकी तस्वीर देखिए। अगर आप इस बोट को देखेंगे तो इसको कहा जाता है कैटामरान। और साफ तौर पे, आम तौर पे अगर मैं बात करूं, जो नाव होती है, शिप होती है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनका जो बेस होता है नीचे से वो थोड़ा ट्रायंगल नुमा होता है और ऊपर वो बढ़ती हुई होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, जिनमें कहा जाता है कि डूबने का खतरा भी होता है। शिप भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसी बनी होती है, बेस को उनका चौड़ा रखा जाता है, लेकिन वो ऊपर वाला जो उनका मुहाना होता है उससे काफी पतला होता है नीचे। लेकिन ये जो कैटामरान बोट है, अगर आप इसे देखेंगे, इस क्रूज को देखेंगे, तो यहाँ पर साफ तौर पे देखिए कि बकायदा इस बोट का अपना एक खुद का बेस है, लेकिन उसके बावजूद दो नीचे अलग बेस बनाए हुए हैं। यानी कि अगर इसे आप मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो समझिए कि जैसे एक साइकिल होती है, छोटे बच्चे चलाते हैं तो दो पहिए आगे होते हैं जिससे गिरने का डर ज्यादा होता है। तो हम ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे दो चक्के लगवा देते हैं एक्स्ट्रा पीछे वाले पहिए में, जिससे क्या होता है जो साइकिल है वो अब डिसबैलेंस नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं और बच्चा जो है उसे वो आराम से चला लेगा। अब यहाँ पर भी इस क्रूज को अगर आप देखेंगे तो बकायदा इसके नीचे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दो बेस बने हुए हैं, जिससे बड़े ही समतल तरीके से पानी पर ये चल जाएगी और पलटने का खतरा नहीं है। यानी कि अब ये जो नाव है कैसे भी करके इधर या उधर कहीं भी पलट नहीं सकती। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 करके जो नाव है वो नीचे जा रही है, पानी में डूबती जा रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस नाव के अंदर छेद था, क्योंकि जब कई मंत्रियों से पूछा गया, जब ये पूरा हादसा हुआ, जब उनसे बातचीत की गई, तो सबने आकर साफ कह दिया कि देखिए 2006 का मॉडल है, मेंटेनेंस होती रहती है, लेकिन ऐसे हादसे आज से पहले तो नहीं हुए, पहली बार ये सारी चीजें हुई हैं। और ये जो नाव डूबी है, ये डूब भी नहीं सकती है, तो बड़ी शक्तिशाली नाव है। और जब इस पर उनसे पूछा गया कि सर कंडीशन के बारे में बताइए, आप कह रहे हैं नाव डूब नहीं सकती, तो क्या इस नाव की जो रखरखाव किया जाता था, जो उसके बारे में पता लगाया जाता था कि भाई कहीं पे खराबी तो नहीं है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, क्या ये चीजें होती थी? तो इस पर साफ तौर पर जवाब देते हैं और मीडिया से किनारा कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए इसके लिए हमने एक हाई लेवल की टीम बना दी है जो इसकी जांच करेगी। अब जांच कब करेगी? जब लोगों की लाशें निकल रही हैं उस नदी के अंदर से, उस बोट के अंदर से, जब छोटे बच्चों की लाश निकल रही है, लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, उसके बाद अब हाई लेवल की जो टीम है वो जांच करेगी। लेकिन जब पूछा गया कि क्या रेगुलर चेकअप किया जाता था, देखा जाता था कि क्रूज जो बोट जो भी आप चला रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर ये जितने भी सरकार के मुलाजिम हैं जो भी बातचीत कर रहे हैं, आप सोचिए अब वो किसी पर ठीकरा भी नहीं फोड़ सकते। वो ये भी नहीं कह सकते कि प्राइवेट कंपनी है, इसकी कंपनी थी, हमने पहले मना किया था और इस तरह से बोट चल रही थी। बल्कि एमपी टूरिज्म जो बकायदा सरकार के अंदर आता है, जो मंत्रालय के अंदर आता है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा ये सारी खामियां की गई हैं। अब किस तरह से चीजें हुई, तो सबसे पहले आपने जो बोट समझी, अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ। इसे आप देखिए, दरअसल मौसम विभाग जो है उनकी तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था। 30 अप्रैल की बात है, करीब दोपहर 1:30 बजे। 1:30 बजे ये जो अलर्ट आया, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो भारी तूफान आने की चेतावनी दी गई, बारिश आने की चेतावनी दी गई, और भी कई सारे एरिया हैं। लेकिन आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ईस्टर्न मध्य प्रदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें जबलपुर आता है, जहां पर यह हादसा
हुआ है और जहां पर इतने लोगों की मौतें हुई हैं। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जो जबलपुर है या जो ये पूरे ईस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके हैं, ये अलर्ट पर है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तूफान है वो आ सकता है और साफ तौर पे ऐसे वक्त में आप सोचिए जब तूफान आने वाला है, लोग सड़क पर निकलने से डरते हैं, बच्चों को रोक दिया जाता है कि बाहर मत जाओ, बड़े बूढ़े लोग बाहर नहीं निकलते, तो ऐसे एक नदी के बीचों बीच एक क्रूज चलाया जा रहा है जिसमें इतने लोग बैठे हैं और सोचिए लाइफ जैकेट तक नहीं पहनाई गई। ये जो अलर्ट आप देख रहे हैं, इस अलर्ट में साफ तौर पे बताया गया, 1:30 बजे की बात थी जब मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी ऐसी चीजें क्रूज वगैरह ना चले, साथ ही साथ जो है थंडरस्टॉर्म और जो तूफान है वो आने की आशंका है। अब यहाँ पर ये जो आपने पूरा अलर्ट देखा, इसके बावजूद 4:30 बजे यानी कि 1:30 बजे की बात थी जब अलर्ट आया, 4:30 बजे क्रूज के अंदर लोगों को भरना शुरू कर दिया गया। जितने भी लोग थे, जो बच्चे थे, जो औरतें थे, सबको क्रूज में बैठाना शुरू किया गया। किसी को भी लाइफ जैकेट दी नहीं गई और इसके बाद जो क्रूज है वो चल देता है और चलता है। उसके बावजूद कुछ ही देर पर कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स है उनके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि लिखा था 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार का जो तूफान है वो आएगा, बल्कि वो करीब 70 के आसपास का था और इसीलिए जो पानी था वो उफान मारने लग गया और पानी बार बार बोट के अंदर आने लग गया और इसी वजह से जो नाव है, जो बोट है, वो इस तरह से डूबना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हम सरकार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हम सरकार को क्यों घेर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि एमपी टूरिज्म की गलती है। अब इसके लिए आपको एक वीडियो और देखना होगा जो कि 10 अप्रैल 2026 का है। जरा इस वीडियो को आप गौर से देखिए। ये वही क्रूज है जो क्रूज डूबा है, जिसके अंदर इतने लोगों की मौतें हुई हैं और इतनी ज्यादा जो तस्वीरें हैं, जो मार्मिक तस्वीरें हैं, जो दुखद करने वाली तस्वीरें हैं, वो सामने आई हैं। लेकिन इसी क्रूज पर ही देखिए, जितने लोग आपको हंसते दिख रहे हैं, हाथ हिलाते दिख रहे हैं, जो चेहरे हैं, ये सारे सरकारी मुलाजिम हैं, कोई सिंचाई कर्मचारी है, कोई सारे मतलब बड़े बड़े अधिकारी हैं और सबके सब 10 अप्रैल 2026 को एक मीटिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, जहां पर इनकी तस्वीर जारी हुई, ये वीडियो जारी हुआ, जहां पर ये अंदर बैठे उस क्रूज के अंदर और इन सब ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। मतलब ये भी जानते थे कि जो ये नाव है, जो ये बोट है, ये पलट तो नहीं सकती, यानी इन्हें भी पता था कि कितने सेफ हैं और किस जगह पर मीटिंग करने जा रहे हैं और ये बाकायदा ये सारी चीजें जानते थे कि जो नाव है नहीं पलटेगी, यानी कि जो क्रूज है वो बिल्कुल भी पलटेगा नहीं। और इसीलिए ये सारे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना, खिलखिलाते चेहरे, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं सरकारी अफसर, सबके चेहरे पे हंसी है, इन्हें भी जरा भी फिक्र नहीं है और इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। और ठीक इसी तरीके से जब ये हादसा होता है 30 अप्रैल के दिन, तो सोचिए इन लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, जो वहां पर खुशियां मनाने गए थे, जो क्रूज के अंदर जा रहे थे, जो पिक्चर्स लेना चाहते थे, सेल्फीज लेना चाहते थे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा होता है। और जब नाव में पानी भरने लगता है, उसके बाद वीडियो आता है, उसके बाद जो एक आखिरी मौत से पहले का वीडियो है, पता लग रहा है कि जो नए नए जो पूरी लाइफ जैकेट होती है उसको जो पन्नी में पैक करके रखेगा, उनकी पन्नियां तब फाड़ी जा रही है। तो सोचिए, किसी को आप इस तरह से एक नदी में उतार रहे हैं, कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, क्रूज में लेकर जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, और उस वक्त आपके जो सरकारी पूरा काम था, तो क्या कोई ऐसे रूल और रेगुलेशन नहीं थे कि बिना लाइफ जैकेट के आप क्रूज में एंटर नहीं करेंगे? चाहे आप सेल्फी लें, चाहे आप डांस करें, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपके शरीर पर लाइफ जैकेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको तुरंत क्रूज से उतार देंगे, बिना उसके आप चढ़ ही नहीं सकते। तो सरकारी काम था। अब सोचिए ढलाई कैसी होगी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, किसी ने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई और लाइफ जैकेट जब मौत करीब आ जाती है तब वो पन्नियां फाड़ी जाती हैं और लोगों को लाइफ जैकेट दी जाती है। अब यहाँ पर एक गलती या एक खामी आप और देखते चलिए। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इस रिपोर्ट्स पे आप गौर करेंगे तो एनजीटी की रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पे ये आ रहा है और कई आर्टिकल्स में भी चीज आई है कि साल 2023 की बात है कि मध्य प्रदेश में ये चीजें समझ में आई कि जो डीजल होता है उसके द्वारा जितने भी जो क्रूज चल रहे हैं वो खास तौर पे उस नदी पर या नहीं चलाए जाएंगे जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए, इन सब चीजों के लिए किया जाता है। और इसीलिए जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई, बाकायदा चीजें देखी, हर एक चीज देखी, सरकार से बात की, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा एक केस चलता है जिसपे सुनवाई होती है। और सोचिए उसी केस को, यानी कि जो एनजीटी है वो भी एक गवर्नमेंट एंटिटी है, सरकारी एक विभाग है, और इसके अलावा जो एमपी टूरिज्म है वो भी सरकारी विभाग है, और उस पर वो दावा ठोकता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें हो सकती है, हम डीजल के अलावा हम ये देख सकते हैं कि पानी कहाँ पर किस तरह का यूज हो रहा है, हम कोशिश करेंगे सिंचाई का पानी ना यूज हो। और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में से बहस चली थी और ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में डीजल से क्रूज चलाए जा रहे हैं, जो कि जो पानी है वो पीने वाले पानी पर चल रहे हैं, घरेलू काम में यूज आने वाले पानी पर चल रहे हैं, खेती हो रही है उससे, और भी ऐसे जो काम हो रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, और वो हाउस होल्ड के यूज के लिए नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब डीजल जो क्रूज में पड़ा हुआ है और जब वो नदी पर चल रहा है तो उससे सल्फर निकल रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है पूरी तरह से खराब हो रहा है। और पानी जब इस तरह से बड़ी मात्रा में खराब हो जाएगा तो लोगों के लिए, पीने के लिए, खेती करने के लिए, जो सिंचाई की जाती है खेतों में, उसके लिए पानी नहीं रह जाएगा। और इसी पर तीखी बहस हुई, सब चीजें हुई, होल्ड लगाया गया और ये पूरा मामला चल रहा था, एक तरह से मना भी किया गया था। लेकिन
लेकिन उसके बावजूद देखिए सरकार का ही क्रूज चल रहा है, डीजल वाला क्रूज, सरकार का ही क्रूज उसी पानी पर, उसी बरगी डैम पर चल रहा है जो सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, खेती के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बैठकर ये रोना भी नहीं रो सकती कि भाई किसी और पे इल्जाम लगा दिया जाए और कह दिया जाए ये प्राइवेट कंपनी थी, अपनी मनमानी करते हैं, ये लोग मानते नहीं है, पैसा कमाते हैं, बिजनेस के लिए कुछ भी करते हैं। यहाँ तो सारे के सारे जितने भी आरोपी नजर आ रहे हैं, जो भी सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है, वो सरकारी मुलाजिम है। वो सारे वही लोग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो एनजीटी है, जो मौसम विभाग है, जिन्होंने अलर्ट जारी किया, जिन्होंने ये बताया कि क्रूज जो ऑयल डीजल से चलता है, जो चल रहा है क्रूज, वो नहीं चलना चाहिए, उन्हीं की बात नहीं मानी जा रही। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, टूरिज्म जो होता है मंत्रालय, उनके द्वारा। और बकायदा अलर्ट आने के बावजूद, सोचिए जरा सा मौसम खराब होता है, सबको पता लग जाता है, घर के बाहर आपको दिख जाएगा कि मौसम खराब है, बाहर निकले कि नहीं निकले, तो क्रूज पर लोगों को क्यों बिठाया गया? जब 1:30 बजे चेतावनी आ गई थी, 4:30 बजे आप लोगों ने भरना शुरू कर दिया, जो पायलट थे, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था? कहा जा रहा है बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं अगर अभी लेकर जाऊंगा एक क्रूज तो कोई ऐसी विपदा आ सकती है? वहां पर जो मैनेजमेंट के लोग बैठे थे, जो टिकट काट रहे थे, जो वहां पर जितने भी रिजॉर्ट थे या जो भी उस पूरे एरिया में मैनेजमेंट के लोग थे, क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि लोगों को ऐसे ही ले जाया जा रहा है? लाइफ जैकेट के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई भी पाबंदी या कोई भी सख्ती नहीं की गई। और इसके बाद जब लाशें निकलती हैं तो सब पल्ला झाड़ते और सब कहते हैं कि आपदा थी, नेचर भगवान की वजह से हो गया, ये लिखा हुआ था, किस्मत का था, और इस वजह से लोगों की मौतें हो गई। देखिए, इस पूरी कहानी में अगर आपने गौर किया हो कि जिस तरीके से पायलट ने ये एक चीज़ और कही, जब हमारे रिपोर्टर से उनसे बातचीत करने की सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने ये कहा कि हमें ऑरेंज अलर्ट के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी। मैं आपसे कहूं, जो मेरे पिता हैं वो भी खुद एक वाटर डिपार्टमेंट से आते हैं, और जितना मुझे पता है और जितना मेरे पिता की थ्रू मुझे जानकारी लगी है हाथ में, जो कोई भी अगर नाव चलाता है, जो कैप्टन होता है, जिस तरीके से यहाँ लोग उसे ड्राइवर बोल रहे हैं, ड्राइवर नहीं होता, वो एक तरीके से आप समझिए वो जहाज का पायलट है या कैप्टन है। कैप्टन ये सुनिश्चित करता है कि आने वाले वक्त में जितनी देर के लिए उस नदी पर है, उस तालाब पर है, क्या वहां पर मौसम किस तरीके का रहेगा। कोई आपके कान में आके नहीं बताने जाएगा कि देखिए यहां पर मौसम खराब होने वाला है। आप चालक हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगले आधे घंटे में मौसम किस तरीके से रहेगा। अब सुनिए, जब ड्राइवर से पूछा गया या जो चालक से पूछा गया, कैप्टन से पूछा गया कि आपको कब ये सारी जानकारी लगी, तो हूबहू मैं आपको बताता हूं उसने क्या बताया। ड्राइवर के अकॉर्डिंग जब वो नाव लगभग 45 मिनट के लिए एक तरीके से हायर की जाती है, इसमें 30 पैसेंजर बैठते हैं, 30 पैसेंजर को बिठाकर जब ये नाव चलना शुरू हुई, उसके ठीक आधे घंटे बाद इन्हें समझ में आ चुका था, लगभग वो 7 किलोमीटर का जो तालाब में अंदर जा चुके थे, तब तक उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां पर तूफान आने वाला है, तूफान आ चुका है। उन्होंने फटाफट अपनी नाव को घुमा दिया। जब नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लहरें बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी, तब उनका ड्राइवर का कहना था कि उन्होंने रिसेप्शन एरिया में जो अपनी क्रू थे उन्हें कहा कि आप लोगों को फटाफट जाकर ये एक तरीके से लाइफ जैकेट दीजिए और उन्हें पहनाइए। खुद चालक का ये कहना है कि उनमें से कई लोगों ने इस चीज को लेकर मना कर दिया, क्योंकि वो गाना गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, और इसलिए उनका ध्यान चलाने पर था और वो उस नाव को और आगे की ओर लेते चले गए। धीरे धीरे जो पानी था वो इंजन रूम के अंदर तक आ जाता है, और जिसके बाद अब नाव उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उनका कहना था कि महज 100 से 50 मीटर की दूरी ही बची थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर पैसेंजर्स थे, जो आपको हंसते खेलते देख रहे हैं, ये नीचे केबिन की ओर चले जाते हैं। आप इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट रवीश पाल हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूसिव हूबहू इस बोट से मिलती एक और बोट है उसकी ऊपर से ग्राउंड रिपोर्ट कर बताया कि किस तरीके से जो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहां कहां भाग रहे थे और बोट की किस हिस्से से सबसे ज्यादा लाशें निकली। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको आगे कहानी बताते हैं। जिस बोट में क्रूज में डूब करके लोग मरे हैं, दरअसल वजह क्या रही थी? आज तक ने पता किया है कि जो ज्यादातर शव निकल रहे हैं उस क्रूज बोट से, वो इस हिस्से से निकल रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये बंद रहता है, ये कैबिन है पूरा, और ज्यादातर लोग जो है डर के मारे, कल जब तेज हवाएं चली थी तो इस वाले हिस्से से, ये जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं, वो यहां से निकल करके भागते हुए यहां पे आए, क्योंकि इसके अंदर लाइफ जैकेट्स मौजूद थी। और सभी लोग भाग करके नीचे इस कैबिन में जब आए, ये एयर कंडीशनर का कैबिन होता है, पूरा एसी होता है, ये पूरा वातानुकूलित होता है, पैक होता है। सामने की तरफ आप देखें, वो ऊपर का जो हिस्सा है हम आपको दिखाते हैं, ये वो हिस्सा है जहां पे जो बोट चलाने वाला शख्स है वो यहां बैठता है ऊपर, और यहीं से वो पूरी नजर रखता है। तो कल जब नाव डूबी तो इससे फायदा मिला ऊंचाई का, और क्योंकि लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी तो आसानी से बोट चालक जो है वो निकल गया, क्रूज बोट चालक। लेकिन अब आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा उस क्रूज बोट के अंदर की, और आप उसे देख के अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए, लाइफ जैकेट्स लेने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, कैसे ये कैबिन उनकी जान के लिए एक जानलेवा पिंजरा साबित हुआ। ये कैबिन है, ये हूबहू वैसी ही क्रूज बोट है जो बरगी में डूबी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे
तमाम लोग मौजूद थे। कल आप ये समझिए कि ये वैसी ही क्रूज बोट है, इसी में सब लोग कल भाग करके आए। कई लोग पहले से मौजूद थे क्योंकि गर्मी बाहर काफी ज्यादा थी, इसलिए एसी के लिए वो लोग यहाँ पे आए ठंडक के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई आप देख रहे हैं, उसमें भी लाइफ जैकेट्स ऐसी ही रखी हुई थी। और इसीलिए जब क्रूज बोट तेज हवाओं में, लहरों में हिलना डुलना शुरू हुई और लोग जो है जैकेट लेने के लिए आए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पानी का दबाव था वो इतना ज्यादा हो गया था लहरों की वजह से कि ये जो कांच हैं, ये सारे कांच टूटे और उसके बाद इन कांच के भीतर से होता हुआ पानी जो है वो इस जगह में भरना शुरू हुआ। और इसीलिए क्रूज बोट जो है वो पूरी तरीके से महज कुछ मिनटों के भीतर ही, यानी किसी को बचने तक का मौका नहीं मिला, क्रूज बोट डूब गई। जो लोग ऊपर की तरफ थे वो निकल के आसानी से, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहन ली थी, वो तैर के या फिर लोगों ने बचा लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो इस क्रूज बोट के सोफे में, जब यहाँ पानी भरा इस हिस्से में, तो सोफे बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए और वही सोफे जो है फिर उसमें भी लोग पकड़ के जाते रहे। आप निशानियां देख सकते हैं उस क्रूज बोट की हैं, जो उस अभागे क्रूज बोट में लोग सवार थे, उनकी कुछ निशानियां यहाँ बाकी हैं। कुछ एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उन लोगों की प्रॉपर्टीज है जो उसमें सवार थे। और इन सब के बीच में आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हूबहू उसी क्रूज बोट के भीतर से दिखा रहा है। और इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि उन लोगों पर क्या बीती होगी जब हर सेकंड हजारों गैलन पानी जो है वो इन टूटी हुई खिड़कियों से इस कैबिन में भरना शुरू हुआ। और महज चंद मिनटों में ही ये एक बड़ा सा क्रूज, जहां लोग मौज मस्ती के लिए आए थे, कुछ हसीन पल बिताने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ खुशी के समय बिताने के लिए आए थे, आखिरकार ये क्रूज उनके लिए एक तरीके से डूबता ताबूत साबित हो गया। तो आपने इस रिपोर्ट को देख के समझा कि बोट में स्थिति क्या थी और किस हिस्से से सबसे ज्यादा लाशें निकली, क्योंकि जो कैबिन था बोट सीधा ही नीचे चला गया। अब इस पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन उससे पहले जानिए, जब हमने सवाल पूछा कि क्रूज में कितने टूरिस्ट के पास टिकट था, तो जवाब आया, जो चालक थे, जो ड्राइवर थे या कैप्टन थे, कि क्रूज में 30 लोग सवार थे, इनमें से 6 बच्चे थे, छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है। ऊपर से फोन आया कि 29 लोगों का टिकट है जबकि एक फ्री है, आप निकल जाइए। हादसा होने के बाद मुझे जो ड्राइवर था उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि क्रूज में 4 से 5 लोग एक्स्ट्रा थे जिनके पास टिकट नहीं थे। टिकट काटने और टिकट चेक करने का काम नीचे से होता है। अब यहां पर जो आपने जो चीजें सुनी और जो समझी, इससे आप एक चीज समझ रहे हैं, जब सस्पेंड करने की बारी आई तो सरकार ने किस किस को सस्पेंड किया? चालक को सस्पेंड किया, जो टिकट काटता था उसे सस्पेंड किया, टिकट जो चेक करता था उसे सस्पेंड किया, और जो एमपी टूरिज्म का ये जो इलाका था, यहां पर जो उनका विभाग था, उसके मैनेजर को सस्पेंड कर अब एक उच्च स्तरीय जांच बैठाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो जहाज है, ये जो बोट है, ये 2006 का है और लगभग अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, 18-20 साल हो चुके हैं इस बोट को। तो जो बोटिंग वाली जो चीजें होती है ना, उनमें उनका रेगुलर मेंटेनेंस करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आप लोग सवार होते हैं, आप इंसान धरती पर चलते हैं। अगर आप इंसानों को लेकर उस नदी पे जाओगे, उस पानी पे जाओगे जहां पर वो रहते नहीं हैं, और जिस माध्यम से जाओगे उस माध्यम को सुरक्षित बनाना इंसान का ही काम होता है। अब जो चालक से पूछा गया कि इसका मेंटेनेंस आखिरी बार कब हुआ था, उसने कहा कि सर 3 साल पहले क्रूज का मेंटेनेंस हुआ था, तब से क्रूज एकदम नया जैसा था। यदि कोई छोटी मोटी खराबी होती थी तो हैदराबाद की कंपनी द्वारा हमें बताया जाता था कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सलाम करेंगे हम ऐसे सरकारी कंपनियों का जो चालक को बता रहे हैं कि मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, क्योंकि जो हैदराबाद की वो टीम आके क्यों नहीं ठीक कर सकती है? ये चीज पूछना जरूरी है। क्या वो चालक वो ठीक करने बैठेगा, या उसे पता होना चाहिए कि ड्राइविंग किस तरीके से की जानी चाहिए? क्योंकि ये कोई प्राइवेट या एक तरीके से खुद की बोट नहीं है कि आप खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। सरकारी पैसा लगता है ऐसे बोटों को खरीदने में, ऐसे बोटों के मेंटेनेंस में ऊपर से पैसे आते हैं। बावजूद इसका मेंटेनेंस किस तरीके से हुआ? 3 साल पहले हुआ। हर 6 महीने में होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि इसमें टूरिस्ट बैठते हैं, कोई और नहीं बैठता। कह रहे 3 साल से आप गाड़ी चलाए जा रहे, इतना तो कोई इंसान जो बाइक भी खरीदता है ना, उसके 6-7 महीने बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए चला जाता है शोरूम के, एक बार दिखा लूं। यहां तो 3 साल हो गए। अरे सलाम है ऐसे टूरिज्म विभाग को, और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, क्या इस तरीके से जांच पड़ताल होती है? और सोचिए नाकामी की हद देखिए कि प्लास्टिक फाड़ के उस वक्त लाइफ जैकेट दिया जा रहा है। ये प्राइवेट की अगर जहाज होते तो उसमें समझ में भी आता, वहां पर लोगों के बैठने के साथ उन्हें पहना देना चाहिए, लेकिन नहीं। अब इसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब लाशें निकल जाती हैं, लाशें निकलने के बाद एमपी से एक जो शख्स है, अयोधी, मैं उनका नाम लेके बता देता हूं, जो रिची हैं, उनका तमिलनाडु शव जाना था। जब फ्लाइट में उनके शव को ले जाया जाना था तो पायलट ने कहा कि लाश डिकम्पोज हो चुकी है। डिकम्पोज से कहने का मतलब कि लाश जब पानी में थी तो फूल चुकी थी, उसके बाद टाइम लग गया तो लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जिस पर जो बाद में जो वहां पे ऑपरेटर थे, जो फैमिली थे, उन्होंने समझा बुझाकर स्प्रे छिड़काया गया। फिर पायलट कहीं जाकर तैयार हुआ। इंसानियत
किस तरीके से खत्म हो गई है। सरकारी कर्मचारी बोट का मेंटेनेंस नहीं कर रहा, सरकारी कर्मचारी लाइफ जैकेट नहीं पहनवा रहा, सरकार खुद झगड़ रही है कि पीने वाले पानी पर माई बाप बोट को चलाने दिया जाए। ये जो चीजें होती हैं कि किस तरीके से, अरे मुझे समझ में आ रहा है कि असल में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बोट खरीदी गई कई करोड़ों में खरीदी गई होंगी। आप एक बार खरीद लिया तो उसे उस बोट का करेंगे तो करेंगे क्या, कहां पर चलाएंगे। अब क्योंकि ये टूरिज्म हब है, यहां पे सरकार को लग रहा है कि पहले इसका खर्चा निकल जाए फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि ऐसे इलाकों में आप किस तरीके से डीजल से चलने वाली इन बोटों को इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझ से परे है। लेकिन बावजूद इसके ठेंगा दिखाते हुए जब हादसा हो गया उसके बाद अब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो खुद आके कह रहे हैं कि हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी तमाम लोगों को उसके आसपास खड़ा कर दिया है, कोई भी दिक्कत आने से ये लोग सबसे पहले जाके बचाव कर सकते हैं। हमारा जो देश है, हमारे जो राज्य हैं वो इतना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कि वो छोटे मोटे जो राज्य होते हैं दूसरे देशों के उनसे बहुत ज्यादा बड़ी जीडीपी है। लेकिन बावजूद इसके देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो एसडीआरएफ होता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, एनडीआरएफ होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, उनके पास अत्याधुनिक बचाव के अभी भी सामान मौजूद नहीं है। आप देखते होंगे, पिक्चरों में देखते होंगे हॉलीवुड में किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, स्पीड बोट का हुजूम लग जाता है, एक एक इंसान को बचाने की हर एक कोशिश की जाती है। लेकिन वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इस तरीके से जहां पर लाइफ जैकेट बिना पहनाए आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी की यहां मोल नहीं है। आबादी इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि अगर यहां पर कुछ लोग मर भी जाएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। ये जो सोच है, ये जो रवैया है, इसी वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे तो वहां आबादी कम है और इसलिए एक एक जान को बचाने के लिए वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पर मजाक बना दिया गया है पूरे सिस्टम का। उस बोट को उस जगह पर तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके वो बोट वहां पर तैर रही थी, लोगों को घुमा रही थी, सरकार ही घुमा रही थी। किस पर और गलती लगाएंगे आप। दूसरी अगर प्राइवेट कंपनी होती जो इसको ऑपरेट कर रही होती, अब तक उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता, हर एक चीज को एक तरीके से बोल दिया जाता कि कोई ये कंपनी दोबारा ब्लैक लिस्टेड होगी, दोबारा काम नहीं करेगी। सरकार अपने पर ही किस तरीके से एक्शन लेगी। अब आपने देखा होगा कि अभी तो सिर्फ 3-4 छोटी मछलियों को पकड़कर एक तरीके से रफा दफा करने की कोशिश की कि हमने एक्शन ले लिया। क्या इस बोट को परमानेंटली इस पूरे इलाके से बंद कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, सरकार आके बताए। और बताए ये भी कि इस बोट का 3 साल पहले अगर मेंटेनेंस हुआ या जब कभी भी हुआ तो क्या उस बोट में कोई छेद था। इसके बाद क्योंकि पानी किस तरीके से, मान लीजिए लहरें आ रही तो लहरें आकर पानी और स्पीड और बोट के अंदर चली जा रही हैं, इंजन रूम तक घुस जा रही हैं, जो कि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। तो ये अपने आप में एक तरीके से अचंभित करने वाली चीजें हैं और सवाल खड़े करती हैं पूरे सिस्टम पर। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन हमें लगा कि हम वो सवाल करें तो सीधे तौर पर चोट पहुंचाए, उस जगह पर एक तरीके से सवाल खड़े करें जो हमारे लोगों के पैसे से इन पूरी व्यवस्था को बनाया जाता है। उस व्यवस्था को सुरक्षित रखने का काम भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसमें वो नाकाम हो चुके हैं और बदले में कई सारी जानें जा चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।